साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ राजनीति पे। राजनीति को आमतौर पर हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता, जबकि हम देखते हैं कि राजनीति हमारे चारों तरफ कुंडली मारकर बैठा है, तो हमारे जीवन में दखल देता है, हमारे रोज के कारोबार में दखल देता है। लेकिन राजनीति को हम अच्छा नहीं मानते हैं, और खास करके जब हम छात्र राजनीति की बात करते हैं तो छात्रों के लिए तो एकदम कह दिया गया कि भाई छात्र का काम पढ़ाई करना है, राजनीति से उसका क्या लेना देना है। आप जो है करियर बनाइए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए, करियर बनाइए और परिवार पालिए। नतीजा ये होता है कि हमारे समाज में जो छूट गए लोग हैं, जो टैलेंटेड नहीं है कहिए एक तरह से, या कहिए जो करियर नहीं बना पाते हैं, ज्यादातर वही लोग राजनीति में बच जाते हैं। एक तो डायनेस्टी है, लोगों का पारिवारिक चल रहा है कि उनके पिताजी मंत्री थे या उसके पिताजी नेता रहे तो उनके बेटा भी नेता बन गए। लेकिन ज्यादातर जो बाकी लोग हैं जिनका परिवार राजनीति से संबंध नहीं रखता है, वो पढ़ाई और करियर पे भी ध्यान देते हैं। तो इस तरह से देखें कि छात्र जो है राजनीति से दूर रहते हैं। नतीजा ये होता है कि राजनीति में उन लोगों का कब्जा ज्यादा हो गया है जो पढ़ाई में या कहिए प्रतिभाओं में बहुत अव्वल नहीं है। और वो यही वजह है कि देखिए कि आज हमारे संसद में आधे के करीब सांसद जो है आपराधिक किस्म के लोग हैं, उन पे कोई ना कोई संगीन अपराध है। वैसे ही बाकी राज्यों में भी हालत है कि राज्यों में भी विधानसभाओं में बहुत सारे विधायक हैं जो अपराधी नेचर के हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान और हैं। एक है जगदीश्वर चतुर्वेदी जी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने। अभी वो रिटायर्ड जीवन जी रहे हैं, और लेकिन फेसबुक पे काफी सक्रिय हैं, समाज में काफी सक्रिय हैं और कई सारी किताबें लिखी हैं। तो राजनीति से उनका गहरा वास्ता रहा है। वो छात्र राजनीति से जुड़े रहे, छात्रों को राजनीति में प्रेरित करते रहे, और अभी भी राजनीति में बड़ा सक्रिय उनका जो है, ठीक है राजनीति में सक्रिय तौर पर उस नेता के तौर पे नहीं है, लेकिन एक समाज चिंतक के तौर पे वो काफी काम कर रहे हैं। दूसरे हमारे साथी हैं आनंद पांडे जी, जो वो भी जेएनयू से जुड़े रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, वहां से उन्हें पीएचडी की है, और जो कांग्रेस का जो छात्र संगठन है उसके राष्ट्रीय महासचिव रहे, लेकिन ये भी सक्रिय राजनीति में नहीं आ सके और जॉब में आ गए। तो हम पहले इनसे ही जानते हैं कि आप लोग जो है छात्र जीवन में राजनीति में रहे, लेकिन बाकी जीवन में राजनीति को क्यों नहीं चुना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जगदीश्वर सर से। जगदीश्वर सर, आप बताएं कि आप जो है छात्र राजनीति से शुरुआत की अपने जीवन की, उसके बाद लेकिन छात्र राजनीति के बाद सक्रिय राजनीति में जो संसदीय राजनीति है उसमें क्यों नहीं आए आप? नहीं, उसका एक बड़ा कारण ये था कि छात्र राजनीति या राजनीति है सच तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उसमें मैंने अपनी इच्छा से क्षेत्र चुना था कि मैं हिंदी भाषी लोगों के बीच में, और खासतौर पर जो बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, ज्ञान का गैप। उस ज्ञान के गैप को मैं कैसे अपने तरीके से उसमें मदद कर सकता हूं, उसे दूर करने में। और दूसरी जो मेरी चिंता ये थी कि मैं अगर पढ़ाऊंगा तो मैं विद्यार्थियों को भी प्रभावित करूंगा। तो मेरे अगर विद्यार्थी प्रभावित होते हैं तो वे छात्र राजनीति से विमुख नहीं होंगे। और इसमें मेरा जो अनुभव रहा वो बहुत अच्छा रहा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं जब 89 में मैंने नौकरी ज्वाइन की कलकत्ता विश्वविद्यालय में, वहां पहले से लेफ्ट फ्रंट था। 77 के बाद से लेफ्ट फ्रंट आ चुका था, और लेफ्ट फ्रंट बहुत ताकतवर था। लेकिन हिंदी और उर्दू भाषी विद्यार्थी लेफ्ट फ्रंट के साथ नहीं आते थे, स्टूडेंट फेडरेशन के साथ नहीं आते थे। मेरे अपॉइंटमेंट के बाद पहली बार यह हुआ कि कोई शिक्षक ऐसा आया है जो कि पढ़ाता है। एक विद्यार्थी की जो एक जरूरत होती है और भूख होती है, वो होती है कि उसको टीचर अच्छा मिलना चाहिए। ये जो आप समस्या उठा रहे हैं ना, ये समस्या सिर्फ छात्र की नहीं है कि छात्र राजनीति से दूर क्यों है। समस्या ये है कि हम शिक्षक एक अच्छे अगर शिक्षक बने तो छात्र को हम मोटिवेट कर सकते हैं। मैंने कभी किसी विद्यार्थी से यह नहीं कहा कि तुम कौन सा संगठन ज्वाइन करोगे, कभी किसी से नहीं कहा। और कभी किसी विद्यार्थी से यह पूछा ही नहीं कि उसका वंश क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसकी जाति क्या है, वो किस राजनीति को करना चाहता है या कर रहा है, कभी नहीं।
लेकिन मैंने सिर्फ अपने अनुभव से सीखा कि आप अगर अच्छे ढंग से साइंटिफिकली रेगुलर क्लासेस करते हैं एक एज ए टीचर, तो आप वो एक बहुत बड़ा प्रवेश विद्यार्थियों का निर्मित कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपने ये छोटे से अनुभव से आपको बता रहा हूं कि लार्ज स्केल पर हिंदी उर्दू के विद्यार्थी छात्र राजनीति की तरफ आए। उनमें से अनेक एमपी बने, अनेक एमएलए बने, अनेक सब कुछ बने, लेकिन एक ही चीज थी, एक टीचर के नाते जो होता है ना, एक जैसे जर्नलिस्ट करता है कि वो अपने राइटिंग के जरिए एक तरह से एडिक्शन पैदा करता है, पाठक पैदा करता है कि उसको जरूर पढ़ेगा पाठक, उसका जो छपेगा उसको जरूर पढ़ेगा। तो मैंने एक चीज डेवलप की थी अपने तरीके से कि कोई भी विद्यार्थी हो वो मेरी क्लास मिस नहीं करे, और इसने छात्रों को सामाजिक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। ये वो प्रस्थान बिंदु है जहां से देखा जाना चाहिए एक शिक्षक की जो अपनी भूमिका है वो भूमिका क्या है। और दूसरी है कि जब समस्या कोई आती थी, मतलब मैं कहने के लिए सीपीएम का मेंबर था, लेकिन अगर समस्या कोई आती थी तो मैं डरता नहीं था कि मुझे अगर पार्टी के खिलाफ भी अगर पब्लिक भी बोलना हो तो मैं बोलता था, मैं डरता नहीं था किसी से। तो एक निडरता का बोध राजनीति में ये बहुत बेहद जरूरी है। आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करेंगे लेकिन आपके दिमाग में ताले लगे होंगे कि संगठन के लोग नाराज हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा जेएनयू का अनुभव बता रहा हूं आपको, क्यों वो जरूरी है। जूलियस नरेरे को जेएनयू ने मानद डॉक्टरेट देने का निर्णय लिया, और जूलियस नरेरे को जिस समय डॉक्टरेट देने का निर्णय लिया उसके सिर्फ 1 महीना पहले हमारा जनरल सेक्रेटरी जो था, जो मेरे साथ था यूनियन में, उसको यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया। सामान्य सी चीज पर सस्पेंड कर दिया कि वो जुलूस लेके बीसी के घर गया था और इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया। मैंने बीसी से जाके अनुरोध किया कि आप ऐसा मत करिए, ठीक नहीं है। बीसी नहीं माने। अंत में मैंने निर्णय लिया कि अच्छा, जूलियस नरेरे का रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से गहरा संबंध, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत गहरा संबंध, सीपीएम से बहुत गहरा संबंध। मैंने अपने निजी तौर पर निर्णय लिया एज ए प्रेसिडेंट कि हम उस कन्वोकेशन का बायकॉट करेंगे। सुबह ही जो है बीटी रणदेव का फोन, टॉप नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस कन्वोकेशन का बायकॉट न करो, जूलियस नरेरे से मिलो। तो मैंने कहा अगर मैं मिलूंगा तो मैं अपने विद्यार्थियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। बोले नहीं, विद्यार्थी तुम्हारी बात मान जाएंगे, तुम थोड़ी सी हमारी बात मान लो। अच्छा, पर्चा निकल चुका था बायकॉट का सुबह नाश्ता में। उसी पर्चे के साथ में मैंने दूसरा पर्चा अपने हाथ से लिख के स्टेंसिल काट के सब विद्यार्थियों सर्कुलेट किया कि हम लोग कन्वोकेशन में जाएंगे। आप समझिए आयरनी देखिए। अब विद्यार्थी कहें कि तुम्हें जरूर पार्टी ने दबाव डाला होगा। मेरे ऊपर दबाव तो था। जब मैं जूलियस नरेरे से मिलने गया तो उन्होंने बहुत ही शानदार बात कही और उससे मेरा दिल और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हमने सुना तुमने बायकॉट का कॉल दिया था। मेरे हाँ। तो बोले क्या बात थी। मैंने कहा ये जनरल सेक्रेटरी जो मेरे साथ बैठा हुआ है, जो कि बाद में बहुत अच्छा जर्नलिस्ट बना, इकोनॉमिक टाइम्स का वो ज्वाइंट एडिटर था, नौकरी छोड़ दी उसने, फिर वो अपने बिजनेस में चला गया। तो उसने मैंने कहा कि इसे सस्पेंड कर दिया जुलूस की वजह से। बोले तुमने सही निर्णय लिया था बायकॉट का। अब आप सोचिए, जूलियस नरेरे कह रहे हैं तुमने सही निर्णय लिया था। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको अन्य के हित सर्वोपरि रखने होंगे, अपने नहीं। मैं पार्टी से निकाला जा सकता था, मैं जनरल बॉडी में सेंसर किया जा सकता था। वहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राइट टू रिकॉल है, कॉन्स्टिट्यूशन में विद्यार्थी अपने प्रेसिडेंट को गलत निर्णय की वजह से वापस बुला सकते हैं। मेरे सामने खतरा था ये, लेकिन मैंने ये रिस्क ली। मैंने कहा इतने बड़े नेता है, वो कह रहे हैं तो जाके देख लेते हैं, और फिर ये भी देख लेते हैं कि हम सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। जूलियस नरेरे से पूछ लेंगे। पीएन श्रीवास्तव वाइस चांसलर मौजूद थे सामने, उनके सामने कहा कि इस लड़के ने सही निर्णय लिया। तो मेरा अपना जो अनुभव है वो ये कि राजनीति के लिए जोखिम उठाना बेहद जरूरी है, छात्र राजनीति के लिए। दिक्कत यहीं पर जी। तो आनंद जी, जैसा कि सर बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि जोखिम लेना बहुत जरूरी है और ये दिक्कत है, और साथ में ये भी कहा उन्होंने
कि वो इसलिए सक्रिय राजनीति में या संसदीय राजनीति में नहीं उतरे कि उन्होंने कहा कि छात्रों के बीच जो है बहुत गैप है, तो वो ज्यादा जरूरी है उनको ज्ञान देना। आप क्यों राजनीति में आकर के फिर छात्र राजनीति के बाद अलग दिशा आपने ले ली? मेरे निजी तौर पर बात करें तो कुछ व्यवहारिक कारण थे, मैं राजनीति करना चाहता था, कुछ व्यवहारिक कारणों से मैंने एकेडमिक्स को चुना। लेकिन इन दोनों में कोई गतिरोध नहीं था, क्योंकि हम लोग जो जेएनयू में गए तो ये चीज़ देखा हमने कि एकेडमिक्स जो है वो सबसे बड़ी राजनीति है। वो डिस्कोर्स सेटल कर सकती है और नए डिस्कोर्स दे सकती है, नए रास्ते देती है। तो हमें जेएनयू की जो छात्र राजनीति लगती थी वो बेसिकली एक एकेडमिक जो जनरेटर था, वो उस पॉलिटिक्स की पूरी जहाँ से ताकत आती थी, पूरी गंगोत्री थी, वो तो एकेडमिक्स थी। तो मुझे ये कभी नहीं लगा कि जो एकेडमिशियन है, किताब लिखने वाले लोग हैं, वो लोग राजनेताओं से कम हैं। मुझे लगता है कि जो विचार देते हैं, जो बहुत सारे लोगों को वैचारिक चीज़ों में ट्रेंड करते हैं, वो मास्टर होते हैं, वो सबसे बड़े लीडर होते हैं। रही बात की कार्यकर्ता बन के उन चीज़ों को लेके काम करना या फिर एकेडमिक्स की दुनिया में उसको लेके काम करना है, मुझे लगता है कि इसमें विरोध कुछ नहीं है। सवाल ये है कि व्यवहारिक राजनीति की अपनी उपयोगिता है, लेकिन इसको मुझे लगता है कि राजनीति से परे जाना नहीं कहेंगे कि राजनीति छोड़ दिया और इधर आ गए। मुझे लगता है कि वो सारी चीजें जो हम मोटी-मोटी सैद्धांतिक बातें करते थे, जो हम कहना चाहते थे, अभी भी लिखते हैं, अभी भी बोलते हैं, अभी भी क्लास से लेके हर जगह, तो वो अभी भी अपने देश में आज़ादी है कि एक प्रोफेसर जो है वो राजनीति में का एक रुझान जो है बच्चों में पैदा कर सकता है, एक संवेदनशीलता या एक लाइकिंग डेवलप कर सकता है। तो दोनों में मुझे लगता है कि कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके कि जाहिर सी बात है सत्ता की राजनीति का अपना महत्व है। सर, एक जो है आम समाज में जो धारणा है, ये तो आप दोनों के अनुभव है और आप दोनों लगभग एक ही बीट पे हैं, शायद इसलिए भी है कि एक ही यूनिवर्सिटी के हैं आप दोनों, भले अलग अलग पार्टियां थी। लेकिन एक मैं कहूं कि समाज में जो भाव है आमतौर पे वो ये है कि राजनीति जो है अच्छी चीज नहीं है और छात्रों के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे सर? पहले आप बोले, फिर आनंद जी से बात करेंगे। हेलो। ये जो छात्र राजनीति अच्छी चीज नहीं है, इसका एक बड़ा कारण है शिक्षा के क्षेत्र में। ये जब से ये गेट के निगोशिएशंस के बाद में एजुकेशन को सेवा क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया गया, उसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। अब शिक्षा ज्ञान के लिए नहीं है, अब शिक्षा को हमने विश्व व्यापार संगठन के तहत जो हमारे गेट के निगोशिएशंस हुए, उसमें एजुकेशन अब सर्विस सेक्टर में आती है। इसने एक बहुत बड़ा प्रवेश पैदा किया और इसने एक पैरेलल एजुकेशन पैदा की, जिसे हम लोग प्राइवेट एजुकेशन कहते हैं। प्राइवेट एजुकेशन के एक्सपेंशन ने कैरियर और डिग्री इसे प्रमुख बना दिया। समाज सेवा, सामाजिक उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य, जो सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो एक बृहत्तर प्रवेश और परिप्रेक्ष्य होता था, वो अब गायब हो गया, क्योंकि पैरेलल जो है दुनिया खड़ी हो गई। और इसमें खास तौर पर ये जो मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा जो डिस्कार्डेड था, जिसके कि नंबर कम आते थे, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसा देके भर्ती हो रहा है, डिग्रियां ले रहा है। सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कंपटीशन था, परसेंटेज थी, आज भी है। इसलिए आप देखेंगे कि अगर पब्लिक प्रोटेस्ट अगर कहीं से पैदा होता है तो वो सरकारी यूनिवर्सिटियों में पैदा होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में पैदा नहीं होता। तो ये जो शिक्षा का अब जब सर्विस सेक्टर में चला गया, तो उसका टारगेट क्या है? टारगेट यह है कॉर्पोरेट हाउस को फॉलो करो, कॉर्पोरेट हाउस के नियम फॉलो करो। और कॉर्पोरेट हाउस के नियम जब फॉलो किए जाएंगे एजुकेशन में, तो जाहिर है कि फिर राजनीति से तो छात्र विमुख होगा ही। आप बीटेक करेंगे, बीई करेंगे, आप तमाम किस्म और कोर्स करेंगे, और उसमें बड़ी संख्या में प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को जिस तरह से अप्रूव किया गया और स्थापित किया गया पूरे देश में पैरेलल, यानी सरकारी कॉलेज के लिए चेयर नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में चेयर है, टीचर नहीं है, चेयर है। आप ये जान लीजिए, मैं 27 साल मैंने पढ़ाया, मेरे पास में बैठने के लिए कमरा नहीं था, मेरे पास में अपनी टेबल चेयर नहीं थी, लेकिन मैंने वहां रहते हुए 60 किताब लिखी, क्योंकि मैं 2 घंटे पढ़ाता था और 22 घंटे फ्री रहता था, 22 घंटे पढ़ता था।
प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर जाता है वो सुबह 9 बजे जाता है और शाम को 7 बजे फ्री होता है। उसके पास में सोचने के लिए समय नहीं है। इसलिए मतलब छात्र राजनीति करें या शिक्षक राजनीति करें, इसके लिए जरूरी कौन सी चीज है? खाली समय। खाली समय होगा तब आप सृजनात्मक काम कर सकते हैं। अब आपने विद्यार्थी को इतना एंगेज कर दिया कि उसके पास में खाली समय है ही नहीं। अब वो वहां से छूटा तो ट्यूशन जा रहा है। एक एक विद्यार्थी, आप सोचिए 10th का विद्यार्थी, 11th का विद्यार्थी, 12th का विद्यार्थी, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट के ट्यूटर उसके पीछे लगे हुए हैं। वो कैसे राजनीति करेगा? ये जो चीज आई, इसने शिक्षा का एक तरह से भट्टा बिठा दिया। शिक्षित अब नहीं हो रहा है आदमी, डिग्री मिल रही है उसे। शिक्षा का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने को बदलने के बारे में सोचे, समाज को बदलने के बारे में सोचे, और उससे भी बड़ी चीज है अदर्स के बारे में सोचे। अन्य के बारे में सोचना तो पसंद ही नहीं करते, वो सेल्फिश और बनने लगा। जिस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है वो सबसे ज्यादा सेल्फिश है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरी पूरी पढ़ाई पर, मतलब मैं संस्कृत मीडियम से 13 साल पढ़ा, प्रथमा से लेकर आचार्य तक, उसके बाद जेएनयू गया। मेरी पूरी पढ़ाई पर मेरे पिताजी के 5 रुपए खर्च नहीं हुए। संस्कृत पाठशाला में 10 रुपया स्कॉलरशिप मिलती थी, उससे काम चल जाता था। और जब जेएनयू गया तो 125 रुपया स्कॉलरशिप मिलती थी, उससे काम चल जाता था। पढ़ाई पे कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। उद्देश्य क्या होगा? डिग्री लेंगे कि नहीं लेंगे, समाज सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। डिग्रियां सारी ली मैंने। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं पहला स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट था जिसने पीएचडी और एमफिल दोनों की। मुझसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट हुए, उसने कभी किसी ने कोई पीएचडी नहीं की। मैंने अपने यहां बाकायदा ये बहस थी कि आप प्रेसिडेंट बने तो होल टाइमर बनेंगे। मैंने कहा नहीं, होल टाइमर नहीं बनूंगा। मैंने छात्र राजनीति इसलिए की है कि मैं जनता की सेवा तो करूंगा, लेकिन मैं होल टाइमर नहीं बनूंगा। क्यों होल टाइमर नहीं बनूंगा? क्योंकि होल टाइमर को आप मिनिमम वेज नहीं दे सकते। वो पेट कैसे भरेगा? पेट खाली विचार से नहीं भरा जाता। अब आप यहां से देखिए कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने पीएचडी जमा की। मुझसे पहले बहुत नामी लोग हो चुके थे जो पीएचडी नहीं कर पाए, और मैंने इसकी आलोचना भी झेली। सेकंड चीज, जो चीज काम करती है, छात्र के बीच में भी काम करती है। मेरे बाद में लगातार जितने प्रेसिडेंट हुए, सबने धड़ाधड़ पीएचडी की। लोगों को लगा कि ये जो स्टडी एंड स्ट्रगल का जो स्लोगन है, जिसको कि हम लोग बोलते थे, तो ये स्टडी एंड स्ट्रगल का स्लोगन का मतलब ये थोड़ी है कि आखिर हम यूनिवर्सिटी में गए, पढ़ने के लिए गए। पढ़ाई हमारा उद्देश्य है। हम ये नहीं हो सकता हम पढ़ाई में पीछे रहें और राजनीति में आगे रहें। हम राजनीति में भी आगे रहेंगे और पढ़ाई में भी आगे रहेंगे। ये जब तक एटीट्यूड नहीं होगा, यानी आप ये समझिए कि मैं कभी क्लास मिस नहीं करता। मैंने कभी किसी भी सेमेस्टर के असाइनमेंट के लिए कभी एक्स्ट्रा 1 दिन नहीं मांगा, जबकि मैं घनघोर रूप से पॉलिटिकली एक्टिव था। सिर्फ फर्क यह था कि मैं रात में ज्यादा देर जग के पढ़ लेता था और अपना काम चला लेता था। दिन में फुर्सत ही नहीं मिलती थी पढ़ने की। तो दूसरी चीज जो आपने समस्या उठाई, उसका एक दूसरा पहलू बता रहा हूं। दूसरा पहलू यह है कि ये जो हमारे जो माता पिता है ना, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब जैसे हमारे पिता थे, उनका ये कंसर्न नहीं था कि जब हम जेएनयू चले गए तो यहां तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते थे मथुरा में, लेकिन जेएनयू जब चले गए तो उनका ये कंसर्न नहीं था कि तुम राजनीति करो या ना करो। बाद में वो समझ गए थे कि राजनीति बहुत जरूरी चीज है। हो क्या गया कि हमारे परिवार में भी तो एंटी पॉलिटिक्स एटमॉस्फेयर है। हमने परिवार का भी तो राजनीतिकरण नहीं किया, इसीलिए तो सारी रिएक्शनरी आइडियोलॉजीज का गढ़ है परिवार। अगर परिवार का राजनीतिकरण कर दिया गया होता तो जानते हैं समाज में अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को मौका ही नहीं मिलता। तो हमारी दिलचस्पी किस में है? हमारी मां की दिलचस्पी राजनीति में नहीं, हमारे पिता की दिलचस्पी राजनीति में नहीं। अब इसके चलते होता क्या है कि अब उनके पास जो फीडबैक है वो कौन सी है? वो टेलीविजन से फीडबैक है, वो रेडियो से फीडबैक है, वो अखबार से फीडबैक है। और वो जैसी फीडबैक मिल रही है वैसा ही वो समझते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी जीवन में राजनीति के बारे में सोचा नहीं। तो ये जो परिवेश है, राजनीति की शिक्षा का पहला मंदिर है उसका घर, और दूसरा मंदिर है उसका विश्वविद्यालय या कॉलेज। तीसरा जिसकी बहुत जरूरत है वो ये उसके दोस्त। राजनीति की शिक्षा अगर इन 3 क्षेत्रों में आपके दोस्त तो हैं बिल्कुल खाने पीने वाले, तो आप राजनीति कहां से सीखेंगे?
आपके पास में पॉलिटिकल फ्रेंड भी होने चाहिए, ऐसे भी लोग होने चाहिए जो पॉलिटिकल नहीं है लेकिन पॉलिटिकल फ्रेंड भी होने चाहिए। जैसे मेरे सीपीआई के दोस्त भी थे, मेरे पास में विद्यार्थी परिषद के दोस्त भी थे, मेरे पास में एसएफआई के दोस्त भी थे, सब तरह के लोग थे, ऐसा नहीं कि एक ही तरह के लोग। यंग एज में और बाद में भी दिमाग को सभी किस्म की विचारधाराओं के लिए खुला छोड़ना चाहिए। अभी जो आखिरी चीज जो मैं बोल रहा हूं आपसे, विद्यार्थियों में एक बड़ा संकट है, उन्हें एंटी आइडियोलॉजी बना दिया गया है। तुम्हें जीने के लिए खाली रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, किसी विचारधारा की जरूरत नहीं है, और विचारधारा तो हम देंगे तुम्हें। ये जो चीज है इसने छात्रों को राजनीति से दूर भगाया है, तो उसके कंसर्न जो है ना वो राजनीतिक नहीं हो पाते। जी, एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, आप अपने छात्र जीवन में लड़कियों से कैसे बात करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। आप लड़कियों को अगर मोटिवेट नहीं कर सकते, इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आपको सुन के अच्छा लगेगा, मैंने यहां मथुरा में केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में यूनिट बनाई एसएफआई की, और जानते हैं कैसे यूनिट बनाई? कोई राजनीति में आने के लिए लड़की तैयार नहीं थी, तो मैंने एक लड़की से कहा कि तुम एक मेरे दोस्त की बहन थी, मैंने कहा तू किसी तरह से ये फैला दे कि मैं बहुत अच्छा ज्योतिषी हूं। तो लड़कियों ने फैला दिया, उसने बहुत अच्छी ज्योतिषी है। तो लड़कियों ने कहा कि भाई साहब हमारा हाथ देखिए, 15-20 लड़कियां इकट्ठी हुई, तो हाथ देखिए तब हम आपकी बात सुनेंगे। तो मैंने कहा हाथ देख, तो मैंने सबके हाथ देखे, सारी लड़कियों ने जिनके मैंने हाथ देखे सबने एसएफआई ज्वाइन की। अब आप देखिए शुरुआत कहां से हुई, हाथ देखने से पहुंचे कहां, एसएफआई में। और जब एसएफआई ज्वाइन की तो सबसे पावरफुल स्टूडेंट एजिटेशन शुरू किया उन लड़कियों ने। समस्या यह है कि तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोग धर्म को मानते हैं, कुछ लोग भाग्य को मानते हैं, कुछ लोग संस्कार को मानते हैं, कुछ लोग ट्रेडिशन को मानते हैं, कुछ लोग देवी को मानते हैं, कुछ लोग विष्णु को मानते हैं। आप कैसे जुड़ेंगे? जैसे वो आदमी जुड़ना चाहे। प्राथमिकता क्या है मेरी? अगर मैं सचमुच में लोगों को शिक्षित करना चाहता हूं, प्राथमिकता यह है कि मैं इसका दिल कैसे जीतूं। आप विश्वास कीजिए, मैं आज भी ज्योतिष पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग पूछने आते हैं तो मैं उनको बताता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका मैं दिल जीत लूंगा ना तो ये फिर मेरी अच्छी बात भी सुनेगा। आपकी ख्याति अभी भी पॉलिटिक्स करते हुए जनता के बीच में आप जैसे मछली पानी में रहती है, आपको वैसे रहना सीखना होगा। जी, दिक्कत यहां है। जी, अच्छा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए कर लेते, फिर हम आनंद जी के पास जाएंगे। केशव कुमार एक हमारे दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि परिवार और समाज को छात्र के लिए राजनीति किस तरह लाभदायक है ना? इस संदर्भ में कोई मजबूत तर्क यानी संक्षेप में कि परिवार और समाज को कैसे कन्विंस करें कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि कैसे कन्विंस किया जाए परिवार को? सिर्फ एक ही तरीके से कन्विंस किया जा सकता है कि आप पढ़ने में अच्छे हो। अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं तो आपका परिवार कन्विंस नहीं होगा। मैं अपने बचपन में सुबह 4 बजे से उठता था और आज भी उठता हूं सुबह 4 बजे। मेरे परिवार को मालूम थी कि मैं सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ता हूं, और मेरा चूंकि पंडित परिवार था तो पंडित परिवार की अपनी सामान्य मर्यादाएं थी, नियम थे। तो मैं यमुना जी नहाता था, मैं संध्या वंदन करता था, मां गायत्री मंत्र का जप भी करता था, मैं जितनी भी चीजें मुझे सिखाई गई वो करता था, तो उनके लिए मैं गुड बॉय था। जी जी जी, मेरे सारे काम 9 बजे खत्म, और उसके बाद मैं कुछ भी करूं। परिवार के ढांचे को विकसित करना, ढांचा बहुत सीमित है परिवार का हमारा, तो परिवार के ढांचे को विकसित करना एक दायित्व, और विकसित होता है शिरकत से, विचार से नहीं। अगर परिवार में पानी नहीं आता है तो पानी लाना होगा कुएं से, हम कुएं से पानी भरते थे। अगर पानी कुएं से नहीं खींच पा रहे हैं तो नल से लाते थे, नल से नहीं ला रहे हैं तो यमुना जी से भर के लाते थे। आपकी परिवार में पार्टिसिपेशन कितना है, पहली चीज। इससे पता चलेगा कि लड़के तो सब्जी काटने से परहेज करते हैं, हम सब्जी क्यों काटेंगे भाई, हम सब्जी क्यों लाएंगे भाई। नहीं, घर के काम में भी आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, तब आप परिवार के लोगों को जीतेंगे। और आप अच्छी राजनीति करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पहली चीज है आपका इन्वॉल्वमेंट। दिक्कत यह है कि इन्वॉल्वमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमारे जहन में आता ही नहीं है।
हम आदत हो गई है हमारी निर्देश पर चलने की। दिक्कत ये है जी नहीं, परिवार को भी ये महसूस हो, मां को भी ये महसूस हो ना। मैं जो जो दर्शक सुन रहे हैं आपके, मैं उनको लिए कह रहा हूं, मेरी मां गूंगी बहरी थी, लेकिन वो मुझे 4 बजे जगाती थी। जानते हैं कैसे? मेरे कमरे में एक घंटा लगा हुआ था, उसकी डोरी थी नीचे, मेरे घर में घड़ी नहीं थी, तो वो डेली नल जब आती थी तो उससे वो देख के वो मुझे घंटा बजा देती थी और मैं जग जाता था। ये पहला टेस्ट था मेरा कि मैं मां की मानता हूं कि नहीं मानता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक अच्छे अनुशासित बच्चे भी होंगे, एक अच्छे अनुशासित विद्यार्थी भी होंगे। टाइम पर स्कूल जाना है, ऐसा नहीं है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। हम स्कूल गए, लगातार गए, खूब पिटाई भी हुई, लेकिन तब भी स्कूल गए। हर चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आज के विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा लैकिंग है, वो ये कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति क्या है, ये हमें जाननी बेहद जरूरी है। हमारी आकांक्षाएं बहुत अधिक हैं, हमारे माता पिता की क्षमता नहीं है, तो जाहिर है फिर तो मतलब अंतर्विरोध पैदा होंगे, टकराव पैदा होगा, इच्छाओं का टकराव पैदा होगा। तो जितना अधिक रियल कम्युनिकेशन परिवार की स्थितियों पर हो, आर्थिक स्थिति पर हो, और उसमें हमारी जरूरतें मिनिमम हो, हम मिनिमम कंज्यूमर बने, हम मैक्सिमम कंज्यूमर न बने। जानते हैं, मैं जब जेएनयू पढ़ने गया, मेरे पास प्रॉपर्टी क्या थी? मैं सबको कहता हूं, आपसे भी शेयर कर रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। अब मैं देखने में गोरा था तो सबको लगता था किसी बड़े बाप का बेटा हूं। अब मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं चाय पिला सकूं किसी को, लेकिन कोई विश्वास करने को तैयार नहीं कि मेरे पास चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं। लेकिन एक चीज थी कि मैं कभी भी बिना प्रेस किए कपड़े पहन के नहीं गया। मैंने धोबी को पटाया और कहा कि तू देख 9 बजे आता है, सतलज हॉस्टल में मैं रहता था, तो मैंने उससे कहा कि देख तू सुबह 7:30 बजे आ जाया कर, मेरे 2 जोड़ी कपड़े हैं, उसमें से एक जोड़ी मैं पहने रहता हूं, एक जोड़ी प्रेस होनी। धोबी ने मेरी बात मान ली। आप अपने को अच्छा भी रखेंगे, न्यूनतम साधन में अच्छा रखेंगे, ये जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेगा। अभी स्थिति क्या है कि उसको पहले मोबाइल फोन चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, अच्छी ड्रेस चाहिए। आप सोच सकते हैं, मैंने नौकरी लगने के बाद टेरिलिन टेरिकॉट के कपड़े खरीदे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था और जिस ड्रेस में प्रेसिडेंट बना था, उस ड्रेस में कोई चपरासी भी नहीं बन सकता। और मेरे खिलाफ में जो कैंडिडेट थे, बहुत शानदार कैंडिडेट थे। निर्मला सीतारमण के पति जो वित्त मंत्री हैं, कन्हैया कुमार के गाइड जो सुबोध मालाकार, अब उनकी ड्रेस देखिए और उनकी भाषा देखिए, और मैं एकदम फटीचर, साधारण, जानते हैं, बिना आयरन किया हुआ पजामा शर्ट, बिना आयरन किया हुआ पैंट, और वो भी पैंट जो जीन्स वाला होता है ना, सस्ता वाला, जो खरीद लाए बेचारे 30-35 रुपए का एक खरीद के ले आए, वो अपना साल भर चल जाता था, अपने गुजारा हो जाता था। विद्यार्थी को अपना एटीट्यूड एक कंज्यूमर की तरह विकसित नहीं करना चाहिए। ये उसके अनुशासन के लिए और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बेहद जरूरी है। अभी स्थिति क्या है कि हमारे यहाँ विद्यार्थी कंज्यूमर की तरह अपने को डेवलप कर रहा है, और वो विश्वविद्यालय या कॉलेज को एक तरह से कंज्यूमर, वो जो सेवा वाला मैंने कहा ना कि आप पैसा दीजिए उतनी सेवा लीजिए, तो वो वह जो एटीट्यूड जो घर में आ रहा है, उस एटीट्यूड ने बहुत सारी चीजों को विकसित होने से रोक दिया है हमारे बीच में। जी, तो सर आप जो कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आप जो है पहले पढ़ाई कर लेते थे, उसके बाद जो है दूसरे चीजों में आते थे, तो परिवार को बुरा नहीं लगता था। बहुत सही है केशव कुमार, आपने जो सवाल किया उसका जवाब सर ने दिया, बड़ा बढ़िया जवाब दिया है कि जब तक आप एक जो है आज स्टूडेंट कंज्यूमर भी हो गया है, तो विद्यार्थी जो है वो अच्छा होगा, तभी वो अच्छी राजनीति कर पाएगा, या राजनीति में अच्छी समझ विकसित कर पाएगा, या जब संसदीय राजनीति में आएगा, सक्रिय राजनीति में आएगा, तो अच्छी चीजों को ला सकेगा। आनंद जी, मैं आपसे जी एक और मजेदार चीज बताऊं आपको। जी, मैं संस्कृत कॉलेज में पढ़ता था, इमरजेंसी का टाइम था, इमरजेंसी में सारी जगह स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन बैन थे। मेरे कॉलेज में इलेक्शन हुआ, और बाई चांस की बात कि मैं इलेक्शन जीता जनरल सेक्रेटरी का। और जब मैं इलेक्शन जीता तो मुझे परेशानी तो हुई,
अब 2 पुलिस वाले वो सुबह से शाम तक मेरे घर पे बैठे रहते थे। तो अब मैं बहुत परेशान कि कहीं ये पकड़ के ले गए तो DIR है मीसा में कहीं बंद कर देंगे, मैं बहुत दुखी रहता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ज्योतिष का केंद्र खोल लिया। अब जो भी आए मुझसे ज्योतिष के लिए आएगा, वैसे आएगा तो वो छानबीन करेंगे कौन आया कौन गया। ज्योतिष के लिए तो कोई भी आ सकता है। तो मैंने ज्योतिष का काम शुरू कर दिया, जो कि मैं पहले नहीं करता था। ऑफिशियली मैं पब्लिक डीलिंग नहीं करता था उस तरह से। मैं अपने गुरुजी के अंडर में काम करता था, उनके जो सेवा हो सकती थी वो करता था मैं ज्योतिष की। लेकिन जब मैंने ये देखा कि एक तरीका हो सकता है, राजनीति करते समय आपके पास में अनेक विकल्प खुले होने चाहिए। आप एक तरह से राजनीति नहीं करते। अब विश्वास नहीं कर, पूरे इमरजेंसी वो 2 लोग जब तक इमरजेंसी हटी नहीं, वो सुबह आते थे और शाम को जाते थे मेरे घर के दरवाजे से। और मेरे पिता परेशान कि किस मुसीबत में डाल दिया तुमने। और मैं जानता था कि मुसीबत तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही मुसीबत है कि मैं इनके सामने किसी से, मैं जब भी वो पंचांग हाथ में रहता था, किसी कुंडली रहती थी और वो देखते रहते थे, लोग आते थे मिलते थे, उसी में ही वो ये भी सूचनाएं जाती थी कि भाई मीटिंग कहाँ होनी है, जाना कहाँ है, मिलना किससे है, ये सब होता था। पैसा भी पैदा कर रहा था। ज्योतिष में पैसा मिलता है, दक्षिणा मिलती है। आप कल्पना कर सकते हैं मैं इमरजेंसी में मेरी दक्षिणा कितनी थी? 300 रुपया लेता था एक कुंडली देखने के। ओह, बहुत मेरे पिता को 31 रुपए से अधिक दक्षिणा नहीं मिलती थी, आप जान लीजिए। और मेरे पिता कहते थे कि तुम जो है राक्षस हो, राक्षस। मैंने कहा नहीं, राक्षस नहीं, मेरा मन है। जब देखा कि ये आदमी इसके पास पैसा है तो मैं कहता था इतने पैसे दो, तो वो देते थे। आज भी अगर मैं किसी से कह दूं और कोई आता है, मैं पैसे नहीं लेता अब, लेकिन मैं पहले बचपन में छात्र जीवन में, क्योंकि ये एक समस्या थी कि माता पिता को, ये पिता ने पढ़ाया ही ज्योतिष इसलिए था कि धन कमा के देगा। तो हम पिता को जो पैसा मिलता था पिता को दे देते थे कि भैया आमदनी हुई है, ये आपकी है, अब हमें छोड़ दीजिए। विद्यार्थी के अंदर अर्थकरी विद्या, जो पुराने जमाने के लोग कहते थे, विद्या वह पढ़नी चाहिए जिससे कि आप धन भी पैदा करें। ज्ञान वह पढ़ना चाहिए जिससे कि आप समाज की सेवा भी करें। ऐसा ना हो कि आप समाज की सेवा न कर सकें। एक अन्य चीज मैं अपनी तो कह सकता हूं, मैं दूसरों की नहीं जानता। मेरे जीवन में कोई किसी भी किस्म का कोई अनटचेबल भाव नहीं रहा है। वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, वो गुंडा हो, कोई भला आदमी हो, सब तरह के लोग थे, दोस्त थे। विद्यार्थी को अनटचेबल भाव से नहीं रहना चाहिए। ये जो माइंडसेट, जो अभी रिएक्शनरी माइंडसेट विद्यार्थियों को बन रहा है, उसका एक बड़ा कारण है कि विद्यार्थियों के दिमाग में कुछ घेटो तैयार कर दिए गए। उन्हें कुछ खास तरह के लोगों से ही मिलना होगा। नहीं, आप सोचिए, मथुरा में मेरे घर 3 मंदिर हैं और मेरे मंदिर पे आने वाले लड़कों में ऐसे भी लड़के थे जो जाति से चमार थे। मेरे पिता को मालूम था, जब पहली बार पता चला कि मैं चमारों के मोहल्ले में जाके मीटिंग करके आया, तो मेरे पिता ने कस के पिटाई की मेरी। क्योंकि मेरे घर में जो स्वीपर आती थी, जो मैला उठाने के लिए, उसने मुझे चाय पिलाई अपने घर। तो मैं चाय पी आया, मैं उससे कहना भूल गया कि तू मेरे पिताजी से शिकायत मत करना। उसने कहा कि गुरुजी आपका बेटा बड़ा अच्छा है, कल मेरे घर आया था, चाय पी गया मेरे यहाँ। मैं तो बड़ी खुश हुई, चतुर्वेदी का बेटा हमारे यहाँ चाय पी के आए, हम तो सोच ही नहीं सकते। बस उसके बाद तो दनादन जो पिटाई हुई, जानते 2 दिन तक पिटाई हुई मेरी कि तुम भ्रष्ट हो गए हो, पतित हो गए हो। मैंने पिता से कहा कुछ नहीं हुआ है, जनेऊ बदल लूंगा फिर दोबारा, आप चिंता मत करिए, मैं नहा लूंगा। आप कहेंगे 2-3 बार जमुना जी, लेकिन आप एकदम घबराइए मत। वही लड़के आप जान लीजिए, वही लड़के मेरे पिता के चरण छू के प्रणाम जब करते थे, अब मेरे पिता एकदम सब भूल गए कि वो चमार है, वो धोबी है, नाई है, तेली है, सब भूल गए। दोनों लड़के MLA बने बाद में। मेरे पिता बाहर हंस के कहते थे यार कमाल है वो लड़के। मैंने कहा सब लड़कों में प्रतिभा होती है। हमें अनटचेबल भाव से, जो मैं चीज कहना चाहता हूं, अभी जो छात्रों में जो एक बड़ा सेक्शन है उसके अंदर ये है, हम खास तरह के लड़कों से ही दोस्ती करेंगे। हम यादव है यादव से ही दोस्ती करेंगे, हम चमार है तो चमार से ही दोस्ती करेंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से ही दोस्ती। जी नहीं, मेरे लिए सारे विद्यार्थी एक जैसे हैं, सारे नौजवान एक जैसे हैं। मैं सबसे दोस्ती करूंगा। ये जो सबसे दोस्ती करूंगा, उसकी विचारधारा कुछ भी हो, मेरी मित्रता होगी। ये जो चीज है ये लैकिंग है, बड़े पैमाने पर लैकिंग है। इसने क्या किया है, उसको संकुचित दायरे में बांध दिया है विद्यार्थी।
जी जी। आनंद जी, हम आपके पास आएंगे। सर ने कहा कि जो है विद्यार्थी में ये गुण होने चाहिए और विद्यार्थी को पढ़ाई में विद्यार्थी को कंज्यूमर नहीं होना चाहिए, तभी बात सही भी है, अगर है तभी आप राजनीति में बेहतर कर सकते हैं। तो छात्र राजनीति की जब बात आती है तो जेपी आंदोलन की बात जरूर आती है, जैसा कि सर ने कहा कि इमरजेंसी के समय में पुलिस उनके बाहर खड़ी थी। तो छात्र राजनीति और जेपी, तो जेपी ने छात्रों को बड़ा आगे लाया और छात्र जो है पूरी सत्ता को, इंदिरा गांधी की जो सत्ता थी उसको छात्रों ने ही, या कहिए कि छात्रों को आगे लगा करके पूरा बदला गया, उल्टा किया गया है। आप तो कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन बाद में जो है, जैसा कि एक सर ने एक और बात कही और जो हम सब महसूस करते हैं कि ये जो उपभोक्तावाद हमारे समाज में आया 84 के 85 के बाद या 90 के करीब आते आते, तो छात्र राजनीति में छात्रों के विलग होने में, या कहिए कि शिक्षा को सर्विस सेक्टर में पहुंच जाने में क्या वो जो ग्लोबलाइजेशन है उसका योगदान है या क्या है? देखिए सर, वो मुझे लगता है कि कोई एक फैक्टर इसमें नहीं जिम्मेदार है, और जब समृद्धि बढ़ती है कुछ लोगों में, स्वाभाविक है कि अब हम सब लोग उपभोक्ता हैं। जैसे जैसे समाज की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों के प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो ये सब भौतिक संसाधन तो जुटेंगे ही, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई रोक सकता है। लेकिन जो विचारधारा है, वो विचारधारा आपको बेहतर बना सकती है। जो राजनीति आप करते हैं, जो संयम है, तो मतलब आपने देखा होगा कि तो सर ने कहा कि निरा पाशविक जो है वो भोग लिप्सा है आपकी, कि आप यहाँ सोने का 4 किलो का पहन के घूमे, ये पहन के, बहुत सारे ऐसे लोग कड़े पहन के घूमते हैं, लोग पैसा दिखाते हैं लोग, तो वो सब चीजें बड़ी भद्दी हैं। तो मुझे लगता है कि विचारधारा आदमी के सौंदर्य शास्त्र को, आदमी के सोचने समझने को, उसकी जीवन शैली को, सबको बदलता है। और अगर बदलती है, तो अगर विचारधारा है राजनीति की और राजनीति से गहराई से कोई जुड़ा हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भद्दा भौड़ापन कोई करेगा। बड़ी गाड़ी से चलना, ये सब दिखाना, ये तो मुझे नहीं लगता कोई भी विचारधारा मुझे लगता है कि सिखाती है। बट चूंकि जो राजनीति ओवरऑल है वो विचारधारा से ज्यादा जो पुरानी विचारधारा है, जैसे सामंतवाद है या लिंग का जो भेद है, जो ताकतवर चीजें हैं, उन्होंने डोमिनेट किया, विचारधारा को अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट किया। तो विचारधारा पूरी तरह से सोसाइटी को तोड़ नहीं पाई, कुछ लक्षण बचे हुए हैं। दूसरी चीज जो आपने शुरू में सर से पूछा, सवाल उठाया, बहुत विस्तार से सर ने बताया, और उसमें लगता है कि मुझे लगता है वो विशद बात है, जो सब कुछ उसमें शामिल है, एक बहुत कंप्लीट उत्तर सर ने दिया। तो उसमें एक जो बात राजनीति वाली बात थी कि हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जैसे मैंने नोटिस किया कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी छात्र था, वहां पे भी राजनीति में मेरा बड़ा मन लगता था, वहीं से मैंने सब कुछ सीखा ये सब। और जेएनयू चला गया तो बाद में, तो लेकिन मैं इलाहाबाद में जब तक था तो मैं घुटता रहता था, क्योंकि वहां पे जिस तरह, एक तो बहुत उम्र होनी चाहिए आपकी, दूसरे ये कि बहुत तरह के ऐसे दंड फंद करने हैं जो निजी तौर पर कोई भी साफ सुथरा या संवेदनशील लड़का नहीं कर सकता है। तो वहाँ जो राजनीति थी और यहाँ थी, तो अंतर क्या मैंने महसूस किया, मैंने कहा वो ये महसूस किया कि वहां पे वो लोग कोई भी, आज एमएससी किया, कल को बीए कर लिया, फिर लॉ कर लिया, फिर सारी डिग्रियां लेते जा रहे हैं, और 30-30 साल तक कैंपस में पढ़े हुए हैं लोग, और उनका एडमिशन भी आराम से होता जा रहा था, पास भी होते जाते थे, सारी डिग्रियां भी हासिल करते थे। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय का जो ढांचा था, उसकी जो अपनी लॉ एंड ऑर्डर की चीज थी, वो सब कोलैप्स थी। तो जो एक पूरा भ्रष्ट तंत्र था, उसने राजनीति को भी भ्रष्ट किया, छात्र राजनीति को भी भ्रष्ट किया। तो जैसे जेएनयू था, तो जेएनयू में इस तरह का नहीं चलता था कि आप वहां पे जो है गैंगबाजी करें, वहां पे जाति के सम्मेलन करें, वहां पे जो है धन वगैरह दिखाएं और दारू की पार्टियां करें, लोगों को अलग तरीके से। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पे एडमिशन अच्छे से होता था, फिल्टर होता था, टेस्ट होता था, अध्यापक अच्छे थे, आपको मोटिवेट करते थे। तो बेहतर विश्वविद्यालय बेहतर छात्र राजनीति देगा, घटिया विश्वविद्यालय घटिया छात्र राजनीति देगा, ये मेरा मानना है। तो वो छात्र राजनीति की अपनी कोई चरित्रगत समस्या नहीं थी, वो विश्वविद्यालय की चरित्रगत समस्या थी, जिसने राजनीति, छात्र राजनीति को बदनाम किया। और स्वाभाविक था कि जिस तरह की राजनीति लोग करते थे, उसको समाज पसंद नहीं करेगा, उसको नहीं समझ पसंद करेगा।
और जयप्रकाश नारायण ने और लोहिया ने जिस तरह से छात्र राजनीति को, कैंपसेस को इस्तेमाल किया, वो भी एक मुझे लगता है कि बहुत दुखद अध्याय है। छात्र राजनीति का बड़ा अच्छा क्रांतिकारी और बहुत ताकतवर स्वरूप सामने आया, लेकिन उन लोगों ने उस पूरे मोटिव को जो है ना वो दलीय राजनीति में और इन सब चीजों में बहुत घसीटा। तो दलीय राजनीति अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या है कि कैंपसेस को आप एक 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 डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं कि नहीं ले जाना चाहते हैं। बाद में क्या हुआ, सारे लोग सत्ता प्रेमी निकले, अधिकांश लोग जो है वो जाति और धार्मिक सांप्रदायिक राजनीति में चले गए। तो वो एक उभार जो किया उन्होंने, उसने भी खूब छात्र राजनीति को बदनाम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो जो लोग निकले उसमें से, छात्र राजनीति में से, और जिस तरह के लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिस तरह के लोग निकले, उसमें अधिकांशतः ऐसे हुए जो उत्तर भारत की राजनीति को भ्रष्ट करने वाले लोग थे। जिसको मैं मानता हूँ कि एक छात्र राजनीति कोई ऐसा नहीं कि भीड़ जुटा लो और कर लो, उसके बेसिकली इन्वेस्ट करने की चीज है। विचारधारा का इन्वेस्टमेंट जरूरी है, सौंदर्य शास्त्र बनाना जरूरी है, चरित्र निर्माण जरूरी है। जब तक ये सारी चीजें कोई विचारधारा नहीं दे सकती है, तब तक आप समझे कि राजनीति की का गैंग बना लेने से कोई पार्टी उनका फायदा उठा सकती है, लेकिन छात्र राजनीति का या किसी भी चीज का कोई ठोस समाधान नहीं दे सकती। वो जयप्रकाश नारायण लोहिया की पूरी नॉर्थ इंडिया में राजनीति ही विश्वविद्यालयों से चली और उन्हीं के लोग निकले। तो मैं मानता हूँ कि जो वैचारिक काम करना चाहिए था इन लोगों को, वो वैचारिक काम नहीं किया, बेहतरीन पीढ़ियां नहीं बनाई, और नेता तो पैदा किया, इसमें कोई शक नहीं, नेता खूब पैदा किया उन्होंने, लेकिन उसमें से किसी ने। तो एक और सवाल आपसे, उसके बाद हम आखिरी दौर में जाएंगे, जगदीश्वर सर के पास जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे वापस। तो एक और सवाल आपसे ये मेरा बनता है कि जैसा कि सर ने कहा, सर के जवाब से ही वो सवाल निकल के आया है कि सर ने कहा कि जो है छात्र जो है वो अब अनटचेबिलिटी की जो बात है ना, कि आप किसी के साथ संबंध रखते हैं, किसके साथ नहीं रखते हैं। तो छात्रों में भी पिछले कुछ समझिए 2 दशक से हम देख रहे हैं, खास करके 90 के बाद ये ज्यादा देखने में आया। जैसा आपने कहा कि छात्र राजनीति का जो है एक बेजा इस्तेमाल हुआ है, बड़ा सकारात्मक इस्तेमाल नहीं हुआ लोहिया और जेपी के दौरान। तो हम देख रहे हैं कि छात्र भी जो है वो बिल्कुल वो हिंदू मुसलमान हो गए हैं, छात्र जो है सवर्ण और क्या कहते हैं पिछड़े हो गए। और खासकर जब मंडल कमीशन आया था और जब लागू हुआ था तो छात्रों का एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें अगड़े और पिछड़े का झगड़ा हुआ। तो ये जो झगड़े हुए उसमें हमारा समाज कितना दोषी है, क्योंकि समाज में असमानता तो है, और राजनीति कितनी दोषी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, छात्र राजनीति अपने आप में कोई बहुत वो जो है इंद्रलोक नहीं है, वो बिल्कुल समाज का हिस्सा है। कोई लड़का विश्वविद्यालय में कितना दिन रहता है? वो विश्वविद्यालय में 4 साल, 5 साल, 6 साल रहता है, ज्यादा से ज्यादा कोई पीएचडी किया तो 7-8 साल रह जाएगा विश्वविद्यालय में। तो विश्वविद्यालय में परिवर्तन करने की क्षमता है, लेकिन विश्वविद्यालय में जो जब तक विचारधारा नहीं होगी, एकेडमिशियन के पास नहीं होगी, लोगों के पास नहीं होगी, कोई विजन नहीं होगा, तो लोग कहीं बदलेंगे नहीं सर। इतने विश्वविद्यालय हमारे देश में है, एक विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी है, अभी भी वहाँ के लोग जो है मतलब अभी भी लोग मैटर करते हैं। वहाँ के लोग 200 मुश्किल से 300-400 वहाँ कार्यकर्ता होते हैं सारी पार्टियों को मिलाने के बाद, लेकिन उन सब लोगों में एक तरह का संवेदनशीलता है, एक तरह की वैचारिक स्पष्टता है और कंसर्न है। तो वो डायनामिज्म है, वो पूरे दुनिया में प्रभावित, पूरे दुनिया में मैसेज बनता है, भारत में बनता है। सर ने तो लीड किया है उस दौर में जब बहुत उथल पुथल का दौर था। तो किस आधार पे किया? कोई ना धन के आधार पे किया, ना कोई जातिगत आधार पे किया, डिकास्ट होकर के सर ने भी राजनीति की। तो वो चेतना कहाँ से आएगी सर, जब आपकी राजनीति में ही पोलराइजेशन होगा, जो मुख्य धारा की राजनीति है वही विचारधारा तय करने लगेगी विश्वविद्यालय की, तो मुश्किल है। वो मुश्किल है। और ये विश्वविद्यालय वगैरह अपने आप में दोषी नहीं है, पूरा जो जिसमें विश्वविद्यालय बैठा है, जिस परिवेश में है, वही अपने आप में सब स्थितियां हैं। जो अध्यापक हैं उन्हीं का कोई दृष्टिकोण नहीं है, जो अध्यापक हैं वही बेचारे अयोग्यतम स्थितियों में है, वो खुद ही उनको एक्सपोजर नहीं मिला है, उन्होंने खुद नहीं दुनिया देखी है, वो क्या दूसरे को दिखाएंगे, क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी फेल्योर है, वो छात्र राजनीति पर रिफ्लेक्ट होती है। सब कुछ असफल रहा है, सब कुछ
सब कुछ का असर उस पर है। कोई एब्सोल्यूट राजनीति नहीं है। तो हम जगदीश्वर सर के पास आएंगे। सर, अब आनंद जी का तो बड़ा कहना है कि ये है कि जो विचारधारा ही नहीं है और जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी ही विचारधारा बड़ी भटकी हुई है, तो आप कैसे उस तरफ। और ये देखने को मिलता है कि जब हम देखें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे हमेशा जब बात होती थी एक अच्छे भाव रहते थे, और हम इस दौरान भी हमने महसूस देखा कि सीताराम येचुरी जब वहां के अध्यक्ष हुआ करते थे और इंदिरा गांधी जब आई थी तो इंदिरा गांधी ने उनको सुना, बड़ा आंदोलन हुआ, इंदिरा गांधी को घुसने नहीं दिया गया, तो ज्ञापन पढ़ा और उन्होंने इंदिरा गांधी ने सुना। दूसरी तरफ हम ये भी हमने देखा कि जो जेएनयू के कई छात्र नेता जो है मंत्री हैं अभी मोदी जी के सरकार में, लेकिन जेएनयू को तरह तरह से बदनाम किया गया और वो चुप रहे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली चीज ये है कि जेएनयू में पहले भी कई विचारधाराएं थी। बहुत ही एक तो मिथ है कि जेएनयू में लेफ्ट ही था और कोई नहीं था। सही। मैं पहली चीज कहना चाहता हूँ, खास तौर पर जो साइंस स्कूल थे, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये एकदम रिएक्शनरी लोगों से भरे हुए थे। और इंटरनेशनल स्टडीज जो है वो गट्ठर भर के रिएक्शनरी लोगों से भरा हुआ था। जेएनयू में बहुत थोड़ी संख्या में, तकरीबन मैं जिस समय पढ़ता था उस समय 600 टीचर थे। आप जान के आश्चर्य होगा, उस 600 टीचर्स में सिर्फ 2 SC ST टीचर्स थे। जेएनयू में उस जमाने में भी जो गोल्डन पीरियड था, उस जमाने में भी स्थिति ये थी, मैंने 79 में एडमिशन लिया था, उस जमाने में स्थिति ये थी कि मुश्किल से SC ST कोटा जो छात्रों का होता था वो मुश्किल से 8 या 10% भर पाता था। हम लोग इलाके दर इलाके विद्यार्थियों से परसुएट करके चिट्ठियां डलवाते थे, एप्लीकेशन फॉर्म डलवाते थे, जिससे कि उनके दाखिले हों और ये कोटा फिलअप किया जाए। पहली चीज तो ये तो एक दिमाग से हम लोग निकाल दें कि जेएनयू में उस समय बहुत ही गोल्डन सिचुएशन थी। मैं बहुत साफ कह रहा हूं ये बात। सेकंड चीज, ये भी मिथ दिमाग से निकाल देना चाहिए कि जेएनयू में कास्टिज्म नहीं था। आज जिस तरह से कास्ट ग्रुप इमर्ज किए हैं, जेएनयू में उस जमाने में भी था। मैं आपको सिर्फ इकट्ठा बता रहा हूं। 79-80 में जब सोशियोलॉजी में एडमिशन हुआ, एमए में, प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह जो गुजर गए, जो सोशियोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान थे, वो हेड थे। तो एमए की एडमिशन की लिस्ट निकली 40-45 लोगों की। उस पूरी की पूरी लिस्ट में सारे भूमियार। हमने कहा ये कैसे हो सकता है कि सारे भूमियार ही दाखला हो उनका और किसी का दाखला ही ना हो। हमने एजिटेशन किया, बाकायदा एजिटेशन किया, यूनिवर्सिटी को मजबूर किया ये कि इसमें बेईमानी हुई है। जेएनयू में बेईमानी नहीं होती थी, ये बात सही नहीं है। मैं जो चीज कहना चाहता हूं आपसे, एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक प्रोफेसर धीरेन्द्र शर्मा नाम के व्यक्ति थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मैं पहली बार काउंसलर बना तो 80-81 में, तो मेरे अच्छे संबंध थे उनसे, डायलॉग भी अच्छा था। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया तो मालूम पड़ा कि उनके पास तो कोई डिग्री विग्री नहीं है, और वो साइंस पॉलिसी सेंटर में प्रोफेसर थे। सोचिए। तो प्रोफेसर नायडूमा थे, तो प्रोफेसर नायडूमा से मैंने जाके शिकायत की कि धीरेन्द्र शर्मा के पास में क्या डिग्रियां हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। धीरेन्द्र शर्मा जो है वो शास्त्री की डिग्री लंदन से लेके आए थे, और लंदन में कोई संस्कृत में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि शास्त्रीय आचार्य की डिग्री दे। धीरेन्द्र शर्मा के खिलाफ में इंक्वायरी हुई, इनकी सारी डिग्रियां फेक पाई गई। यूनिवर्सिटी को हमने इंसिस्ट किया कि टर्मिनेट करो इसे, वो टर्मिनेट किया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, विश्व के 90 बड़े साइंटिस्ट जिसमें 7 नोबेल लॉरिएट थे, उन लोगों ने धीरेन्द्र शर्मा के पक्ष में बयान दिया कि उनके साथ में विक्टिमाइजेशन हुआ। अरे वो क्वालिफाइड ही नहीं है, वो तिकड़म करके घुस गया है। वो ना साइंस जानता था, ना वो संस्कृत जानता था, ना वो हिंदी जानता था, ना उर्दू जानता था। वो घुस गया किसी तरह से। और उसके संपर्क देखिए आप, ये जो जुगाड़ तंत्र जिसे हम लोग कहते हैं, किस तरह का है कि उसके खिलाफ एक्शन लेते ही 90 बड़े लोगों ने, जिसमें 7 नोबेल लॉरिएट साइंस के दुनिया के, वो साइन कर रहे हैं। वाइस चांसलर नायडूमा ने बुला के कहा कि तुम जानते हो जगदीश्वर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर कुछ नहीं, मतलब ये साला कूड़े के ढेर पर जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा।
सवाल यह है कि ईमानदारी से आप शिक्षा में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एज ए स्टूडेंट लीडर और एज ए टीचर आप स्टैंड लेते हैं कि नहीं लेते? हमारे यहां उस समय स्टूडेंट्स में हम लोगों ने स्टैंड लिया, टीचर्स यूनियन ने स्टैंड नहीं लिया। एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको। 1983-84 में सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन हुआ जेएनयू में। ये तो कन्हैया कुमार वाले मसले में कोई विक्टिमाइजेशन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा खास। यूनिवर्सिटी साइंडाइक क्लोजर हुई और यूनिवर्सिटी में 1 साल एडमिशन नहीं हुए। सारे विद्यार्थी 3,500 विद्यार्थी घट के 1,500 रह गए, 2,000 विद्यार्थी निकाल दिए गए। 170 से अधिक विद्यार्थियों के खिलाफ में एक्शन हुए और 400 विद्यार्थियों के ऊपर 20 से ज्यादा पुलिस केस थे। मैंने अकेले लड़े कोर्ट में जाके और मैंने सब विद्यार्थियों को मुक्त कराया, कभी किसी विद्यार्थी को कोर्ट नहीं जाने दिया। वाइस चांसलर को 2 साल लगे मुझे परसुएट करने में कि वाइस चांसलर केस विड्रॉ करें। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं। और उस समय ये जो मैं परिदृश्य आपको बता रहा हूं, एडमिशन पॉलिसी बदल दी गई, हॉस्टल्स के रूल्स बदल दिए गए, लड़के लड़कियों के मिलने के समय बदल दिए गए, हर चीज पर पाबंदी लगा दी गई। और इस काम में मदद कौन लोग कर रहे थे? जो उस समय जेएनयू में लेफ्ट कहलाते थे, जो प्रोग्रेसिव कहलाते थे, सीपीआई के लोग कहलाते थे, जो टीचर्स यूनियन के लीडर हुआ करते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नई बीमारी नहीं है, ये बीमारी पहले से है, वो जेएनयू में भी थी। जो कास्टिज्म की बीमारी, चमचागिरी की बीमारी, प्रशासन के साथ में गठजोड़ करके जीने की बीमारी, ये जो अभी पूरे राष्ट्र में दिखाई दे रही है, जेएनयू मेन स्ट्रीम कल्चर का हिस्सा था। लेकिन आखिरी एक चीज, जो चीज जहां ले जाना चाहता हूं, एक घटना बता के, मेरा एक विद्यार्थी के नाते, एक छात्र नेता के नाते मेरा कंसर्न क्या होगा? मेरा कंसर्न ये होगा कि मेरा शिक्षक प्रवेश वो लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में खड़ा हो। दिक्कत यहां हो गई है कि हमारे पास विश्वविद्यालय तो है लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। हमारे पास शिक्षक तो हैं, छात्र राजनीति करने वाले संगठन तो हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है। हमने कभी ये सवाल नहीं खड़ा किया कि सर मेरे नंबर इतने आने चाहिए। नो, हमने ये सवाल नहीं खड़ा किया किसी के लिए कि सर उसका दाखला दिला दो। हमने ये सवाल नहीं खड़ा किया कि सर उसका एडमिशन नहीं कराएंगे तो हम देख लेंगे आपको। नहीं, ये चीज यानी आप अपने अगर स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं तो निश्चित तौर पर आप फिर नरक में ही जाएंगे। हुआ यह है कि ये जो छात्र राजनीति में जो आपने जहां से शुरू की थी बात, ये सड़ांध आई है, वो सड़ांध इसलिए आई क्योंकि आपने स्वार्थ को शामिल कर दिया। छात्र राजनीति का लक्ष्य परमार्थ रहा है, स्वार्थ नहीं रहा है। जेपी और लोहिया को मैं इसलिए क्रेडिट देना चाहता हूं, मैं आनंद जी से असहमत हूं। उन्होंने छात्रों को परमार्थ के कामों में लगाया। करप्शन का मसला, बिहार सरकार में करप्शन का मसला वो प्राइवेट मसला नहीं था, वो सामाजिक प्रश्न था, उस पर छात्रों को उतारना एक जायज काम था। उसी तरह मोरारजी देसाई ने जिस तरह से गुजरात में एजिटेशन किया और आंदोलन किया, वो एक जायज काम था। छात्रों को समाज के बृहत्तर मसलों पर एकजुट करना, एजिटेट करना, उनको एक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए तैयार करना, ये भी तो नेता का काम है। और लोहिया ने और जयप्रकाश नारायण ने यह काम बहुत पॉजिटिवली किया। मैं छात्र संघर्ष वाहिनी का खुद सेक्रेटरी रहा हूं, मैंने उसमें भाग भी लिया। मैं एसएफआई का भी सेक्रेटरी था और छात्र संघर्ष वाहिनी का भी सेक्रेटरी था। आपको जान के आश्चर्य होगा, पटना में मैं जब जयप्रकाश नारायण ने बुलाया, मैं उनके अमृत महोत्सव में 20,000 रुपये मथुरा से इकट्ठे करके लेके गया और मैंने उनको भेंट किया। तो मैं जनेऊ पहनता था उन दिनों। तो एक सज्जन थे गांधीवादी, उन्होंने जाके मेरी शिकायत कर दी, कहा कि बापू जब आप सबसे जनेऊ तोड़वा रहे हैं, एक ऐसा कार्यकर्ता है जो जनेऊ पहनता है। तो उन्होंने पूछा मुझसे, सबके सामने पूछा कि तुम जनेऊ पहनते हो? मैंने कहा हाँ पहनता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं मुझे। मैं संध्या वंदन करने में कोई परेशानी और राजनीति करने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे आप तर्क बताइए कि जनेऊ जो उतार देंगे वो क्रांतिकारी हो जाएंगे, ये आपको किस गणित से आप समझाना चाहते हैं? जो आर्य समाज में पढ़े थे, जो सुबह यज्ञ कुंड में के सामने बैठ के हवन करते थे, वो भगत सिंह और चंद्रशेखर के साथ निकले। डीएवी कॉलेज के प्रोडक्ट थे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। और जो दुर्गा पूजा में भाग लेते थे एक्टिवली बंगाल में, क्रांतिकारी लोग।
मैंने कहा कि आप ये जो जनेऊ उतरवा रहे हैं और 5 लाख लोग जनेऊ जो उतार चुके हैं, जो जहां से आनंद जी ने बात शुरू की, ये जनेऊ उतारने के बाद में जो झगड़ा शुरू होगा वो कास्ट का झगड़ा शुरू होगा। वही जगह थी जहां से रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन का झगड़ा शुरू हुआ बिहार में। समस्या क्या है? समस्या यह है कि छात्रों को राजनीति करते हुए प्रतीकों पर नहीं लड़ना चाहिए। अब आपने क्या किया? आप जनेऊ से उतरे, आप किसी और प्रतीक में लग गए, आप और उस प्रतीक से निकले तो आप फिर राम के प्रतीक में लग गए। प्रतीकों की राजनीति छात्र राजनीति को हमेशा बदनाम करेगी और प्रदूषित करेगी। प्रतीकों की राजनीति से बचना चाहिए। अब किसी को अंबेडकर चाहिए, किसी को गांधी चाहिए, कि अरे मुझे डेमोक्रेसी चाहिए, मुझे डेमोक्रेसी चाहिए, और डेमोक्रेसी के बिना मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक आदतें जब तक छात्र पहलकदमी करके अर्जित नहीं करते, छात्र राजनीति का डेमोक्रेटाइजेशन संभव नहीं है। दिक्कत यहां पर है, वो है राजनीति तो करना चाहता है लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन नहीं करना चाहता, वो लोकतांत्रिक मूल्य अर्जित नहीं करना चाहता। और यही वह जगह है जहां से कि छात्र राजनीति बैक टू स्क्वायर वन में चली गई। इसलिए मैं आपसे सिर्फ अंत में अनुरोध यही करूंगा कि छात्र राजनीति में भाग लें। इसके लिए जरूरी है कि छात्र लोकतंत्र के प्रति अगाध प्रेम पैदा करें और जीवन मूल्यों को परिवार में भी, निजी लाइफ में भी लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों को अपना हिस्सा बनाएं। हमने क्या किया कि लोकतांत्रिक जीवन मूल्य तो हम किताब की जरूरत है, वो खाली वो डिस्कशन की जरूरत है, वो लाइफ की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है लाइफ की जरूरत? हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपने लाइफ का डे टू डे लाइफ का हिस्सा क्यों नहीं बना पाएंगे? आप सारी चीजों को लाइफ का डे टू डे, आप मोबाइल तक आपकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुका है लेकिन आपके संस्कार नहीं बदले। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी आ रही है लेकिन आपके पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं आ रहे। ये जो टेक्नोलॉजी पैदा हुई मोबाइल की, ये टेक्नोलॉजी या इंटरनेट पैदा हुआ, ये उन देशों में पैदा हुआ जहां डेमोक्रेसी बहुत पावरफुल थी। आपके यहां डेमोक्रेसी पावरफुल नहीं है, तो यहां टेक्नोलॉजी जो आएगी वो पुराने प्रेतों को जगा देगी, और वही हुआ। उसने पुराने प्रेत जगा दिए। हमारे यहां डेमोक्रेसी का विकास नहीं हुआ, डेमोक्रेसी ताकतवर नहीं बनी, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो टेक्नोलॉजी अपने साथ में जो संस्कार लाती है वो संस्कार आपने ग्रहण नहीं किए। हमने कपड़े तो पहन लिए मॉडर्न, लेकिन मॉडर्न वैल्यूज, एटीट्यूड भी तो चाहिए, एटिकेट भी तो चाहिए। तो हम मॉडर्न एटिकेट सीखना नहीं चाहते, मॉडर्न संस्कार सीखना नहीं चाहते, तो वैसी स्थिति में छात्र राजनीति का डेमोक्रेटाइजेशन कैसे होगा? उपदेश से? जी नहीं, एकदम नहीं। लोकतांत्रिक मूल्यों को अर्जित करने से, वे गिफ्ट में नहीं मिलते, वो क्लास करने से भी नहीं मिलते, वो आपको सचेत संघर्ष के जरिए अर्जित करने पड़ते हैं। और यही वह जगह है जहां पे कि छात्र अभी अर्जित करने की भावना, उसको नौकरी अर्जित करने के लिए, कंपटीशन में आईएएस बनने के लिए, वो काम करने के लिए वो तैयार है, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए वो स्ट्रगल करने के लिए और अर्जित करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो गैप बना हुआ है उसका लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, ये सबसे खतरनाक जगह है जिसका कि सबसे ज्यादा रिएक्शनरी फोर्सेस फायदा उठा रही है। उन्हीं के पीछे आज वो गोल बंद हो गया है, क्योंकि वो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, लोकतंत्र अलग, नौकरी अलग। लोकतंत्र बोर्ड की चीज है और नौकरी जो है वो सेठ की सेवा की चीज है, और पेट पूजा जो है अपनी चीज है, भगवान की पूजा राजनीति की चीज है। ये जो डिवीजन ऑफ लेबर किया गया है, इस डिवीजन ऑफ लेबर ने पूरे के पूरे लोकतांत्रिक प्रवेश को और संविधान का जो लक्ष्य है आज की डेट में, छात्र राजनीति हो या वैसी राजनीति हो, इसका लक्ष्य होता है संविधान के उल्लिखित लक्ष्यों को अर्जित करना। हम संविधान में उल्लिखित लक्ष्यों की तो बात ही नहीं करते, अर्जित करना तो बहुत दूर की बात रही। तो राजनीति को शुरुआत के लिए जरूरी है बेस ग्राउंड कौन सी होगी? श्रीमद् भगवत गीता या रामचरितमानस मेरी बेस ग्राउंड नहीं हो सकती। मेरी बेस ग्राउंड किसी भी संगठन का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। मेरी बेस ग्राउंड हिंदुस्तान का संविधान होगा। और यही वह चीज है जहां से कि मैं अपने संगठन की भी सीमाओं का अतिक्रमण करूंगा और लोकतंत्र के व्यापक प्रवेश में दाखिल होऊंगा। ये चीज समझने की है असल में। जी, एक और आपने बात कही जिसको मैं देख रहा हूं, जैसे आपने कहा कि जब शास्त्री जी आए आपके यूनिवर्सिटी में तो आपने विरोध किया। भले शिक्षकों ने विरोध नहीं किया था, लेकिन आपने विरोध किया, उसके बाद कोई ऐसा तंत्र नहीं था या सत्ता नहीं थी कि रोहित वेमुला जैसी स्थिति में आपको लाके खड़ा कर दे। तो रोहित वेमुला वाली जो स्थिति आई है
उसको लेकर के क्या सोचते हैं, कैसे छात्र लड़े बेचारा, वो तो रोहित देखिए वेमुला बन जाए। रोहित वेमुला की स्थिति थोड़ी सी भिन्न है, मैं इसलिए फिर कह रहा हूं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आप जाएंगे तो ये आत्मघाती रास्ता है, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। हम लोगों ने अस्मिता की राजनीति नहीं की। मैं सभी विद्यार्थियों से, मैं छात्रों से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जितना हो सके आप लोकतंत्र की राजनीति कीजिए, अस्मिता की राजनीति मत कीजिए। अस्मिता की राजनीति आत्मविध्वंस की राजनीति है। आप उसका क्लाइमैक्स देखिए, ये अस्मिता की राजनीति ही है जो राम मंदिर से मोदी तक चली गई। ये अस्मिता की राजनीति है जो दलित आंदोलन को एकजुट करते करते मायावती को उसने घर में बैठा दिया। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब भी आप करेंगे वह आत्मविध्वंस की राजनीति बनेगी। इसलिए बेहतर यह है कि ये जो पिछले 40 साल में जिस दौर को आप देख रहे हैं, इस दौर में अस्मिता की राजनीति सबसे ज्यादा विकसित हुई है और उसने डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा डैमेज किया है, और ये सबसे खतरनाक चीज है। इससे बचने की रोहित वेमुला की दिक्कत यह है कि वह अस्मिता की राजनीति का जो ये साइड इफेक्ट है, हमारे और बहुत सारे जो बहुत ही जेन्युइन किस्म के अच्छे लोग हैं, वे इस साइड इफेक्ट के बारे में सोचते नहीं है। उन्हें सोचना चाहिए। अस्मिता की राजनीति अल्टीमेटली क्रिमिनल राजनीति में कन्वर्ट होती है, और ये मैं अपने अनुभव से नहीं बता रहा हूं, खाली भारत के अनुभव से नहीं बता रहा हूं। आपको यूरोप के सारे देशों में जहां जहां पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू हुई, वहां सब जगह उसका अल्टीमेट कन्वर्जन क्रिमिनल पॉलिटिक्स में हुआ, यहां तक कि फासिस्ट पॉलिटिक्स में हुआ। हिटलर की राजनीति क्या थी? आर्य श्रेष्ठ होते हैं, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही तो है। आप इसे क्यों भूल जाते हैं? ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आत्मविध्वंस की पॉलिटिक्स है, और ये सीधे इसकी एक ही समुद्र है, और वो समुद्र है फासिज्म की राजनीति के साथ में मिल जाना। और यही वजह आप देखें कि जितने भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऑर्गेनाइजेशन है, आज किसके साथ है? अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन सबसे रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ है हिंदुस्तान। इसलिए अस्मिता की राजनीति से बचें और डेमोक्रेसी की राजनीति करें, ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा। संविधान में अस्मिता की राजनीति की चर्चा नहीं है, ध्यान लीजिए आप। संविधान में लोकतांत्रिक राजनीति की चर्चा है, और ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। जी जी। अच्छा, अब हम आखिरी अपने दौर में हैं, चूंकि हमने 1 घंटा बात कर ली है, तो एक जो मेरा आखिरी सवाल है सर, पहले आनंद जी से करते हैं, फिर आपके पास आएंगे और वहां पे हम समाप्त करेंगे आपकी ही बात से। आपने बड़ी अच्छी बातें कही कि ये जो है अस्मिता की जो राजनीति है वो हमेशा गुंडाई की तरफ जाती है या विध्वंस की तरफ जाती है। तो ये जो लोकतांत्रिक राजनीति है, लोकतंत्र में सब आदमी को बराबर मौके मिलने चाहिए, पढ़ाई में भी और राजनीति में भी। लेकिन राजनीति इतनी महंगी हो गई है कि आप जो है, जब आप चुनावी राजनीति में उतरते हैं तो आपको विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 4 करोड़ रुपए चाहिए। तो बजट इतना बढ़ गया है कि छात्र जो गरीब घरों से आए हुए लड़के हैं वो कैसे चुनाव लड़े? आनंद जी, आप इस पे क्या देख रहे हैं कि क्या जो बजट बढ़ गया है चुनाव लड़ने का, वो भी कहीं तो ऐसा नहीं कि वो भेद पैदा कर रहा है कि लड़कों को नहीं आने दे रहा है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोकतांत्रिक राजनीति है, दलीय राजनीति बहुत महंगी है, और समझिए कि ये एक बहुत मुश्किल समस्या है जिसका समाधान मतलब पूर्णकालिक जो कंसेप्ट जिन पार्टियों में है, वहाँ पे उनको कुछ संगठन की तरफ से मदद मिलती है, या कहीं उनको फेलोशिप मिल गई, कहीं नौकरी लग गई, इस तरह से सपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का मिलता है, कुछ जगहों पे इसका समाधान खोजने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है सर कि जो मतलब अगर निजी पार्टियां निजी लोगों को आपस में स्पर्धा कराएंगी तो पैसा एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप साधारण सी जिंदगी दिल्ली में जी रहे हैं या किसी शहर में जी रहे हैं, कहीं गांव पे जा रहे हैं, और दिन भर आप काम करेंगे, दिन भर आप लोगों को मोबिलाइज करेंगे, रिसोर्स लगता भी है। मान लीजिए आप भ्रष्ट नहीं है, यास नहीं है और बहुत ये नहीं है, फिर भी सामान्य खर्च तो लगता है। अगर उसका मोबिलाइजेशन जनता की तरफ से नहीं आएगा पैसे का, और संगठन नहीं देगा, लाइक माइंडेड लोग नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ताकतवर लोग रहेंगे और वो बिजनेस की तरह से लगाएंगे, इसको इन्वेस्ट करेंगे और पैसा निकालेंगे। जी, एक आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं कि इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि व्यापार को राजनीति से कितना दूर, संसद से कितना दूर रखना चाहिए।
तो एक सज्जन ने कहा कि 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। बोला अच्छा। इंदिरा जी ने कहा अच्छा। कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा कि 10 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। लेकिन हम देख रहे हैं सर, जगदीश्वर चतुर्वेदी सर से बात कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं सर कि राजनीति में या कहीं संसद में उद्योगपति घुस आए और आज जो है टिकट खरीदे बेचे जा रहे हैं। और कुछ एक पार्टी की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि सबसे अमीर पार्टी जो आज देश में है बीजेपी 5,000 करोड़ की मालिक है वो पार्टी के साथ है। वो मायावती की पार्टी में भी देखा जा रहा है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शायद कोई पार्टी छूता इस बात से नहीं। तो ये जो टिकट बेचने और खरीदने का जो धंधा चल निकला है राजनीति में भी, तो इसमें बेचारे छात्र जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, आप लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, वो कैसे बचेगा, उसको कैसे बचाया जा सकता है, ये जरा सुझाव दें। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि मेरा डाटा खत्म हो जाएगा, वो बीच में कट भी सकता है। वो ये कि सरकारी संस्थानों का ही खाली निजीकरण नहीं हो रहा है, राजनीति का भी निजीकरण हो चुका है। दिक्कत यहां है, ये जो राजनीति के प्राइवेटाइजेशन के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। सवाल यह कि राजनीति का प्राइवेटाइजेशन कब से शुरू हुआ? सारे संस्थानों के प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात होती है, लेकिन राजनीति के प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात नहीं हो रही है। और राजनीति का प्राइवेटाइजेशन शुरू तब से हुआ जब से हमने खुल के निजी पूंजी को संचालित करने दिया। और निजी पूंजी को संचालित करने का सबसे आइडियल टाइम पोस्ट इमरजेंसी पीरियड है, अगर मुझसे पूछें आप। निजी पूंजी का सबसे खुल के खेल, यानी राजनीति के निजीकरण की प्रक्रिया खुल के शुरू हुई इमरजेंसी के बाद, क्योंकि इमरजेंसी में स्थिति ये थी, वो शुरुआत हो चुकी थी। आप याद कीजिए 1975 में 1 जुलाई को 20 सूत्री प्रोग्राम के समर्थन में घनश्याम दास बिड़ला और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्टों के नेतृत्व में दिल्ली में इंडस्ट्रियलिस्टों ने जुलूस निकाला। उन्होंने समर्थन व्यक्त किया। ये पहला कदम था निजीकरण की दिशा में। उसका कदम हुआ मुरारजी देसाई सत्ता में। तो राजनीति के निजीकरण से सबसे अधिक नुकसान राजनीति को हुआ है। सरकार के संसाधन तो निजीकरण के बारे में बात करने में समझ में आती है, लेकिन देश की जो राज्य है उसकी जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय क्षति है। सर आपकी आवाज कटने लगी है, नेटवर्क आपका गड़बड़ा गया है। तो नेटवर्क गड़बड़ हो गया, फिर हम इसको अभी यहाँ पे फिलहाल रोकते हैं और फिर हम अगले दिन इस पे अगर हुआ तो एक और किसी अलग सूत्र पकड़ करके हम इस पे चर्चा करेंगे। जगदीश्वर सर ने जैसा कहा था कि नेटवर्क उनका जो है चला जाएगा, डाटा चला जाएगा, वही हुआ है। तो आनंद जी, बात बड़ी अच्छी रही और इस पे तो बहुत लंबी अभी और बात की जा सकती है। जी जी। तो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश्वर जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक जो हमारे साथ जुड़े रहे उनका धन्यवाद। और ऐसे ही विषय पे हम प्रयास कर रहे हैं कि जब तक आते रहें और अच्छे लोगों से बात करते रहें और समाज को, जैसा कि जगदीश्वर सर ने कहा कि लोकतांत्रिक कैसे बना के रखें। जब तक लोकतांत्रिक हम समाज को नहीं बनाएंगे, जब तक हम संविधान का आदर नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हम सब अच्छा समाज चाहते तो हैं, लेकिन लोकतांत्रिक होना नहीं चाहते। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।